नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा में। और आज एक विशेष प्रोग्राम हमने सोचा किया जाए। हम लोग 2023 की दहलीज पर हैं एकदम, और 2023 में बहुत कुछ होगा, उसके बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, शोज़ वगैरह कर रहे हैं। इकोनॉमिक परिदृश्य क्या होगा, मार्केट का आउटलुक क्या होगा, टेक्नोलॉजी का आउटलुक क्या होगा, लेकिन पॉलिटिकल आउटलुक और इको पॉलिटिकल आउटलुक की चर्चाएं आम तौर पे लोग इस तरह से नहीं करते। तो हमने सोचा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि भारत में अगर हम देखें ख़ास तौर पे तो 2023 के साल में करीब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। उसके बाद साल ख़त्म होते ही हम लोग लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ने लगेंगे, और इस बीच कई सारी और चुनौतियां हैं जो आर्थिक फ्रंट में हैं। उनको भी राजनीति के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति है, सब कुछ वही तय करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक चर्चा बनती है और विद्वानों के साथ बनती है, जो बड़ी पारखी नज़र रखते हैं, जो इकॉनमी की पल पल चीज़ों को ट्रैक करते हैं, समझते हैं। तो उनके ज़रिए एक आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लगे कि 2023 कैसा रहने वाला है पॉलिटिकली और इको पॉलिटिकली, यानी जिसमें राजनीतिक फैसले अर्थशास्त्र को भी तय करते हैं। क्योंकि वो बड़ी पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स इज़ फादर ऑफ ऑल साइंसेज, और वो चिरकालिक है, वो हमेशा सत्य साबित होती है। तो इसको मिला के हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जो विषय जो हमने थोड़ी सी आपसे चर्चा की कि पॉलिटिक्स होगी, विधानसभा चुनाव होंगे, मुद्दा क्या बड़ा बन सकता है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपने आप को संगठित करेंगी या कर पाएंगी भी कि नहीं कर पाएंगी, ये सब तमाम विषय होंगे जिस पे हम बातचीत करेंगे। और डेफिनेटली उसमें आर्थिक पहलू भी ज़रूर आएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बेहद ख़ास विद्वानों का पैनल है, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। बहुत करीब से मार्केट को समझते हैं, देखते हैं, और आज का अखबार नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है सर का। इसके साथ ही CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सेफोलॉजिस्ट भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीति पे तो खैर गहरी पकड़ ही है। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन भारत की हर एक खबर पे, हर एक घटना पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, और BBC हिंदी को दशकों तक उन्होंने हेड किया है। तो उसका अनुभव का भी हम लोग लाभ उठाएंगे। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और राजनीतिक चिंतक के तौर पे अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास परिचर्चा में। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक बहस नहीं है, ये एक विचार चर्चा है, जहाँ पे हम लोग 2023 को समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल एंगल से, इको पॉलिटिकल एंगल से। तो प्रदीप सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। और जो 2023 में एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बनने की स्थिति बन रही है, वो आप कैसे देखते हैं? मोटे तौर पे 2023 कैसा रहेगा पॉलिटिकली? पहले देखिए, 2023 को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से देखें, चुनौतियां बहुत हैं। और चुनौतियां ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के सामने या किसी एक देश के सामने है। अपने देश की बात करें तो वेस्ट में जो स्लो डाउन या मंदी की आहट सुनाई दे रही है, उसके असर से तो हम अछूते नहीं रहेंगे। तो 2023 का खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट हाफ होगा वो ज्यादा ज्यादा कठिनाई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये तैयारी का साल है लोकसभा चुनाव का। उससे पहले 9 विधानसभाओं के, और हो सकता है कि 10 विधानसभा के चुनाव हो जाए, अगर जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में हर पार्टी के लिए मौका है अपनी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने, अपनी बात से लोगों को सहमत कराने, और उसके आधार पर वोट लेने का मौका है, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। राष्ट्रीय दलों के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती होती है लोकसभा चुनाव की। वैसे मैं ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय दलों के सामने नहीं होती है, लेकिन स्टेक राष्ट्रीय दलों के ज्यादा बड़े होते हैं। क्षेत्रीय दलों के लिए अपने राज्य में अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उनका सबसे बड़ा स्टेक वहीं पर होता है। तो 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में, उसमें मुझे लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल बीजेपी की नजर से देखें तो कर्नाटक सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। कर्नाटक में चुनौती बहुत बड़ी है और बीजेपी वहां पीछे है आज की तारीख में, जो मुझे समझ में आता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा 2018 के चुनाव में कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट था और कांग्रेस जो है कुछ सीटों से आगे निकल गई थी। इसी तरह से बाकी राज्यों में देखें, एक राज्य दिखता है बीजेपी की दृष्टि से जो बहुत
जहां बीजेपी मुतमईन होगी कि वो पिछले चुनाव से बहुत बेहतर करने जा रही है, और वो है तेलंगाना। राजस्थान में बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कुल नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, मतलब 4 हैं, पहले दौर में 3 है, एक जो है दूसरे दौर में है। तो उसमें बीजेपी पहले से जो है, जो 2014 से पहले उसकी स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति में है। तो कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये अभी मुझे लगता है कहना जल्दबाजी होगी। इन चुनावों का असर उन राज्यों की राजनीति तक ज्यादा सीमित रहेगा, लेकिन हर चुनाव का असर अगले आने वाले किसी भी चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा, उस पर कार्यकर्ताओं के मनोबल, पार्टी के मनोबल, नेता के मनोबल पर तो पड़ता है। प्रदीप सर, आपने एक बात कही, डेफिनेटली इसमें राष्ट्रीय दलों के ज़्यादा स्टेक है, खासतौर पर बीजेपी के ज़्यादा स्टेक, क्योंकि वो कई सारे राज्य हैं जहाँ पे वो सरकार या तो रिगेन करना चाहेंगे या ऑलरेडी है तो वहाँ पे मेंटेन करना चाहेंगे। आपने तेलंगाना का स्पेशल जिक्र किया, वहाँ पे क्यों आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा खास है इनके लिए? तेलंगाना इसलिए कि अगर आप देखें परसेप्शन की राजनीति में 2 चीजें होती है, एक जमीन पर आपकी स्थिति, दूसरा जो पब्लिक परसेप्शन बनता है। पब्लिक परसेप्शन में सिर्फ 3 विधानसभा सीट होने के बावजूद बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी नजर आ रही है। वो बिल्कुल स्थिति उसकी लगभग वैसी है जैसी पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव से पहले थी। 3 सीटें थी सिर्फ विधानसभा में, और वो जो है सीधे प्रतिद्वंदी बन गई टीएमसी के सामने चुनौती देने के लिए। सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है तेलंगाना में भी शायद उसी तरह का रिजल्ट होगा जिस तरह का पश्चिम बंगाल में हुआ, कि बीजेपी एक बड़ी छलांग लगाएगी, लेकिन वो जो है विनिंग लाइन क्रॉस कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है। और कांग्रेस और टीडीपी पहले से ही वहां पर ज्यादा कुछ उसका असर नहीं रहा। राज्य के विभाजन के बाद कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। अभी जो एक बाई इलेक्शन हुआ, जो कांग्रेस के एमएलए के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी, जो सीट जीती हुई थी कांग्रेस की, वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए लगता है कि बीजेपी पहले की पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा करने वाली है। ओके, तो ये बड़ा फास्ट फॉलो। कांग्रेस में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि वो इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली, उसका क्या असर होगा, लेकिन पहले ब्रॉड पिक्चर एक समझते हैं। आर्थिक वाला पहलू हम लोग थोड़ा सा लेटर रखेंगे, पहले पॉलिटिकल वाला समझते हैं। संजय जी, आपके हिसाब से राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा? अभी इसका एक प्रिल्यूड हम लोगों को 2-3 राज्यों के चुनाव में दिखा यहाँ पे जो हुआ, लेकिन 2022 का आपको ऐसा लगता है कि पूरा साल बिल्कुल राजनीतिक गहमा गहमी में जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद उसी के साथ साथ हम लोग 24 की तैयारी में भी घुसे रहेंगे, मूड माहौल वैसे ही बनता दिखेगा? देखिए, गिनती के दृष्टिकोण से देखें 9 राज्यों में चुनाव है। उस दृष्टिकोण से 2023 जो है वो एक अहम साल होने वाला है चुनाव के नजरिए से देखें। दूसरी बात यह भी है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जस्ट 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टियों का एक तरह से आकलन शुरू हो जाएगा। भले ही विधानसभा चुनाव के नतीजों का कोई असर पड़े या ना पड़े, वोटर जिस तरह से 2024 में वोट करेंगे, लेकिन एक जो कहते हैं कि रिहर्सल शुरू हो जाएगा। तो उस नजरिए से भी 2023 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम 2 पार्टियों की बात करें, एक तरफ बीजेपी और जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर रही है, 2014 में भी किया, भले ही उनकी पराजय हुई बुरी तरह से। 2019 में भी कांग्रेस ने ही बीजेपी का एक तरह से मुकाबला किया। तो कांग्रेस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का चुनाव, क्योंकि 4 ऐसे राज्य हैं जहां लगभग कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। और ये ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस एकदम पिछड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती। अभी प्रदीप जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं भी उस बात का लगभग समर्थन करता हूं। कर्नाटक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बड़ी मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मजबूत नहीं है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इन राज्यों में कांटे का मुकाबला होने की गुंजाइश है, और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा कि कांग्रेस इन राज्यों में भरसक सारे राज्यों में चुनाव जीते, क्योंकि एक परसेप्शन तो बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, 2018 में भी कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीता था,
लेकिन लोकसभा पर उसका असर नहीं पड़ा, हो सकता ना पड़े, लेकिन हाँ वर्कर का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी लीडर्स में एक तरह से रिजुविनेशन होगा। जो आज जो तमाम बयान आते रहते हैं बीच बीच में, मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी बंद ऑटोमेटिक हो जाएगी अपने आप। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पार्टी की तैयारी नहीं है, पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हैं, पार्टी डिक्लाइन पर है, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही 2023 में कांग्रेस अगर 2-3 चुनाव जीत जाए तो उसका फर्क पड़ेगा। पार्टी के लीडर एकजुट होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बाइपोलर कंटेस्ट है, इन राज्यों में बीजेपी के स्टेक्स भी उतने ही हैं जितने कांग्रेस के हैं। लेकिन अगर बीजेपी 3-4 राज्यों में हार गई चुनाव, तो ये एक नैरेटिव, जिस नैरेटिव को बीजेपी पंक्चर कर देती है, हालांकि वो हकीकत है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जनता उन मुद्दों पर वोट नहीं कर रही है। जब वोट का समय आता है तो जनता अन्य मुद्दों पर वोट करती है। अगर बीजेपी 2-3 राज्यों में चुनाव हार जाती है तो ये मुद्दे तूल पकड़ने लगेंगे, ये जनता के जहन में आने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से उन्होंने 2019 के चुनाव को जीता और 2014 में जिस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त किया। संजय जी, आपने एक शब्द यूज किया, रिहर्सल का साल रहेगा बहुत सारे राज्यों के लिहाज से और चुनाव के लिहाज से। रिहर्सल और एक बिग पिक्चर के तौर पे हम देखें, प्रिपेयर्ड दिख रही है क्या पार्टीज? मतलब बीजेपी 24 घंटे चुनाव के ही मोड में रहती है तो उनको छोड़ दे, बाकी लोगों के अंदर आपको दिखता है कि उतनी तैयारी के साथ वो लोग खड़े हैं? देखिए, रिहर्सल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया। बीजेपी की तो तमाम खबरें आ रही हैं कि कैसे मिशन 350, हाँ, वही मगर वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, पर उनका फोकस है, तो वो तो हाँ। तो लेकिन कांग्रेस के लिए रिहर्सल की जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल लगता है जैसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं, अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है। तो कम से कम जब आप असेंबली के चुनाव लड़ेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि अगर क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाला है तो कहते हैं कि टेस्ट मैच के पहले लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस पे जाते हैं। लेकिन नेट प्रैक्टिस पे जाने के लिए अगर पार्टियां तैयार नहीं हो, बीजेपी तो नेट प्रैक्टिस कर रही है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, अगर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का मैच आ गया तो ऑटोमेटिक आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। उस सेंस में मैं कह रहा हूं, ये विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप नेट प्रैक्टिस नहीं भी चाह के आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस नजरिए से मैं कह रहा हूं ये रिहर्सल का समय होगा और पार्टियों को चुनाव चूंकि लड़ना है 2024 का, चाहे अनचाहे इस रिहर्सल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपनी चुनावी तैयारी के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। करो या मरो की स्थिति होगी, करना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। शिवकांत जी, 2014 से 19 और 19 के बाद अब हम 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़ा वैचारिक उथल पुथल परिवर्तन भी हम लोगों ने देखा। अभी हमारे 2 पहले के विद्वानों ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होगा पॉलिटिकल दृष्टि से, और राज्यों के चुनाव है और भारत में पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है, पहले भी होता था थोड़ा बहुत, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि बहुत क्लियर कट डिवीज़न होता है कि यहाँ किसको जिताना है, केंद्र में किसको जिताना है, नगर पालिका में किसको जिताना है। ये एक बहुत गजब का डिवीज़न जनता ने अपने दिमाग में कर लिया है। लेकिन एक जो बिग थीम है, जैसा भी जिक्र किया संजय जी ने भी किया, कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिरे नहीं पकड़ते, तूल नहीं लेते वो, क्योंकि दूसरे मुद्दे उस पर हावी हो जाते हैं। बीच बीच में किसी का एक बयान आ गया या कोई हिंदू मुसलमान हो गया, मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन है, कोर से डिवीज़न है ये। वो जो कोर का बदलाव देखते हुए अगर आप इस 2023 को एनालाइज करें तो कैसा दृश्य आपके नज़र में दिखता है? देखिए, कोर का बदलाव तो रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पहली बात तो ये सीधी सीधी हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी नहीं है कि कोर का बदलाव रुके। लेकिन दूसरे मुद्दे मुझे लगता है इसके साथ साथ उभर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, इसने 2 चीजें की हैं। एक तो जो टीना फैक्टर था वो ये बिल्कुल उसको छेड़ा ही नहीं है इसने, और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी शक्ति अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीना फैक्टर रहेगी। टीना फैक्टर तब ध्वस्त होता जब विपक्षी नेता इस यात्रा में राहुल का साथ देते। वो कहीं भी किसी भी सिग्निफिकेंट विपक्षी नेता ने उनका इस यात्रा में साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को अगर अपने बलबूते पर टक्कर लेनी है भारतीय जनता पार्टी से तो वो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। जो
दूसरे मुद्दे इस यात्रा के बाद या इसके पृष्ठभूमि में उभर के आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 2014 में सरकार जीत के आई थी। 2019 में इन्होंने कहा कि चलो हमें एक मौका और दें, हम उस पर कुछ करके दिखाएंगे। थोड़ा बहुत निजी कारोबार के क्षेत्र में रोजगार थोड़ा बहुत बढ़ा हो तो बढ़ा हो, लेकिन जिस गति से रोजगार बढ़ रहा है उससे कई गुना गति से बेरोजगारी बढ़ रही है युवाओं। तो युवाओं को साथ लेकर चलना, उनको रोजगार का भरोसा दिलाना, युवाओं की पार्टी कौन सी है इस पे बहुत दारोमदार करेगा। इसके अलावा कारोबारियों की पार्टी कौन सी है, आम व्यक्ति की पार्टी कौन सी, क्योंकि महंगाई याद रखिए दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये केवल भारत का मुद्दा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। महंगाई की आवाज, महंगाई की गूंज आपको चारों तरफ से सुनाई देगी, अमेरिका से सुनाई देगी, यूरोप से सुनाई देगी, ब्रिटेन में सुनाई दे रही है। और ये केवल भारत के लिए ही लोकसभा के जो है वो तैयारी के चुनाव नहीं है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के भी जो है दिन है। 2023 साल है जिसमें बिल्कुल तैयारी होती है, और 2023 में यहाँ ब्रिटेन में भी तैयारी होगी कि 2024 में क्या होने जा रहा है। तो बहुत से जगहों से आप इस तरह की गूंज सुनेंगे। तो मुझे लगता है ये जो दो बड़े मुद्दे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। आगे का बजट है और उससे अगला बजट है, इनके पास दो बजट है। इन बजटों में ये क्या करते हैं और उसका तात्कालिक कोई परिणाम निकलता है कि नहीं निकलता है। मुझे लगता है एक तो ये जो संस्कृति है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है, इस जुड़ाव को तोड़ने में ये सरकार नाकाम रही है। किसी न किसी तरह से सबसे पहले ये जो विचार है, ये जो धारणा है, ये तोड़नी होगी, और तब जाकर के आप काम धंधे को, रोजगार को, या काम धंधा मूलक जो कारोबारी रोजगार है उसको बढ़ावा देंगे। हमारी शिक्षा भी जो है वो उस तरफ ध्यान नहीं देती। मैं तो कहता हूँ कि रोजगार कॉलेज खुलने चाहिए, रोजगार विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, बजाय इसके कि आप एकेडमिक वो सब खोलें। भारत की जरूरत है, ये बाकी दुनिया की हो ना हो। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो मुझे लगता है ये तय करेंगे 2024 में कि जो है वो इस करवट 2023 से 2024 का ट्रांजिशन किस तरह से होगा, ये शिवकांत जी ने अभी अपनी बात रखी। हर्षवर्धन, एक बात अभी शिवकांत जी ने कही, टीना फैक्टर हावी रहेगा। क्या 2023 में भी टीना को कोई चैलेंज नहीं है? अभी तक तो ऐसे देख के लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके के नैरेटिव्स बनते हैं वो 24 घंटे के अंदर फिजल आउट होते हैं, और एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। वो सवाल मैं आपके साथ रखता हूँ, फिर सबके पास वो सवाल जाएगा। एक बयान जो ए.के. एंटनी ने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि किसी के बयान को मैं बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि वो कोर पे डिस्कशन करना चाहिए कि कैसे समाज के अंदर बदलाव आया जिसने पॉलिटिक्स को मैनिफेस्ट किया है, उसके रूप में मैनिफेस्ट किया है। जब आप नेता को चुनते हैं तो वो जनता की चेतना का प्रतीक होता है, ना कि वो व्यक्ति होता है, क्योंकि जो आप चाहते हैं उसको आप चुन रहे हैं। ए.के. एंटनी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों के भरोसे, इन लोगों के भरोसे बीजेपी को नहीं हरा सकती, उसको हिंदुओं का साथ चाहिए। ये बात कांग्रेस की तरफ से आना अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग है, इंट्रिगिंग है, सोचने वाली है कि 137 साल पुरानी पार्टी ये बात क्यों कह रही है। तो कोई असर नहीं दिख रहा है, इसलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी के दो नेता, एक ए.के. एंटनी साहब, उनकी तो रिपोर्ट ही थी, और एक जनार्दन द्विवेदी। ये दोनों नेता सोनिया गांधी जी के अत्यंत विश्वस्त रहे। ए.के. एंटनी तो अभी तक हैं, जनार्दन द्विवेदी अब नहीं रहे। जनार्दन द्विवेदी को ये भी कहा जाता है कि हिंदी उन्होंने ही सिखाई, तो सोनिया जी के गुरु भी हैं वो। लेकिन इन दोनों ने बार बार आगाह किया, चेताया कि कांग्रेस की जो पूरी छवि है वो मुस्लिम परस्त पार्टी की है। कांग्रेस का 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को लगभग इसी तरह से जनता ने देखा। अब इससे आगे की बात क्या है? ए.के. एंटनी का ये बयान तो बहुत पुराना हो गया, उनकी रिपोर्ट हो गई। लेकिन जब मैं उनके तिरुवनंतपुरम में दिए कांग्रेस स्थापना दिवस पर दिए भाषण की एक पंक्ति मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि सचमुच कांग्रेस के अंदर कुछ गजब का भ्रम है। वो भारत जोड़ो यात्रा कर लें, राहुल गांधी को और कोई इंटरनेशनल एजेंसी लाकर चेंज करने की कोशिश करें। एक लाइन की बड़ी अच्छी सी बात कही है एंटनी साहब ने।
उन्होंने कहा मुसलमान मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू तिलक लगाकर मंदिर जाता है तो क्या होता है? कोई कहता है देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व आ गया। अब कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि ये वो वाला समय नहीं है जब कुछ मठाधीश, संपादक, कुछ गिने चुने पत्रकार, कुछ पद्मश्री पद्म विभूषण वाले बुद्धिजीवी, कुछ साहित्यकार वो कह देते थे और उसको जनता मान लेती थी। अब हम आप टीवी पर बहस कर रहे हैं, हो सकता है अभी कोई इसी आवाज अड्डा को देखते हुए लिखे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये जो कह रहे थे इसमें ये गलत है। तो सच ये है कि जो सेकुलरिज्म वाला नैरेटिव था वो ध्वस्त हुआ और उसकी वजह से जो टीना फैक्टर आपने सवाल पूछा उसकी वजह से आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी सभी पार्टियां वो घूम फिरा कर वहीं चली जा रही। यहां तक कि एनडीए के ही सहयोगी रहे नीतीश कुमार भी वही वाला सेकुलरिज्म राग अलाप रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी अब वही वाला सेकुलरिज्म राग अलाप रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो पैन इंडिया इस वाले जो उसको जागा हुआ हिंदू कह लें या हिंदुत्व के साथ चेतना वाला कह लें या नई वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, नया वाला जो भारत है उसको कह लें, जिस तरह से भी आप अलग अलग शब्दावली है, वो जानता है कि एक अकेली पार्टी ये है और इस वजह से वो टीना फैक्टर है। टीना फैक्टर इस वजह से नहीं है कि राहुल गांधी बड़े कमजोर नेता हैं, वो अमेठी हार के और वायनाड पहले ही भाग गए तो जनता ने हरा दिया। वो जो एक मन स्थिति है जिसको ए.के. एंटनी एक लाइन में कहते हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वाला फ्रॉड सेकुलरिज्म है। मैं अगर पत्रकार के तौर पर किसी न्यूज रूम में अगर टीका लगा के जाऊं और गलती से मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो मुझे पत्रकार मानने से ही मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम साथी पत्रकार है और वो बढ़िया 5 वक्त का नमाजी है और उसी न्यूज रूम के किसी कोने में नमाज पढ़ता है तो उसको कहा जाएगा कि भाई ठीक है, ये सेकुलर वैल्यूज है। मुझे लगता है ये सेकुलर क्रेडेंशियल्स और जो जबरदस्ती कम्युनल करने की कोशिश मेजॉरिटी की, ये एक ऐसी चीज है जिससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही। दूसरी पार्टियां उसके पीछे पीछे लगी हुई हैं। एंटनी साहब समझा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी, उसको जाहिर नहीं करते हैं, उसको औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मुझे लगता है यहां आकर वो टीना फैक्टर हावी हो जाता है। वो 2023 में भी दिखेगा और 2024 में भी दिखेगा। इंटरेस्टिंग है प्रदीप जी, ये बात जो कही कि एक भ्रम की स्थिति है, जहाँ पे मैं इस डिबेट को लाना चाह रहा था कि स्कोर पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए कि अगर आप जैसे आप मंगलवार को अगर कोई बजरंगबली की फोटो ट्वीट कर दें तो हो सकता है लोग आपको सांप्रदायिक घोषित कर दें कि यार ये आदमी पता नहीं किस टाइप का है। आपके सहयोगी कलीग भी आपको हो सकता है उसी नज़र से देखने लगे। भाई ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत चीज़ है, मैं कर रहा हूँ और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सवाल के तौर पर रख रहा हूँ, इसका जवाब सभी से चाहिए मुझे। हम तो बिजनेस फ्रेटर्निटी में घूमते हैं, ऐसे लोगों के बीच में घूमते हैं जो लोग बहुत हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड, हाईली फोकस्ड हैं, जिनका दिन भर का काम यही फिनेंस से जुड़ा हुआ है। मैं उनके अंदर भी बदलाव देख रहा हूँ, उनके अंदर भी ये जो अभी हर्षवर्धन जिसका विश्लेषण करते हैं भ्रम की स्थिति, वो उस भ्रम से शायद निकल रहे हैं। उनको अब इस बारे में कोई कहने में गुरेज नहीं। ठीक है, अभी भी थोड़ा संकोच होगा कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्यों ये बात करें जब उनका लेना देना नहीं, वो तो फाइनेंस के आदमी है। लेकिन ये ब्रॉडर है, मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि लोगों के बीच में अब ये क्लैरिटी आ रही है। प्रदीप जी, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये एक जो मन में बहुत से हिंदुओं के था कि सनातन धर्म जो है ये कोई बुरी चीज है। ये मैकाले की शिक्षा ने जो हमको समझाया कि जो भारतीय संस्कृति है वो घटिया है, उस पर शर्म करने की बात है, गर्व करने लायक इसमें कुछ नहीं है। बहुत से हिस्टोरियंस ने इस सोच को आगे बढ़ाया। उससे एक पूरी पीढ़ी जो है, बल्कि 2 पीढ़ियां ऐसी आ गई जिनको लगा कि सचमुच हिंदू धर्म में कुछ गलत है। मोदी ने अब ये सही गलत का फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं मोदी ने आकर इस सोच को बदल दिया। कहा कि सनातन संस्कृति जो है वो गर्व करने लायक है, उसमें इतना कुछ है जो दुनिया में और किसी संस्कृति में नहीं। अब आप उसको प्रचार कह सकते हैं, दुष्प्रचार कह सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको मान लिया, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। 2-3 चीजें मोदी ने की है। एक, 2014 से पहले यह माना जाता था कि जो लोकसभा का चुनाव है वो एग्रीगेट ऑफ स्टेट इलेक्शंस है। मोदी ने उसको डीहाइफनेट कर दिया, कहा कि विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है। अब 2 चुनावों से ऐसा हो रहा है, लोकसभा चुनाव से, कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट बीजेपी को मिल रहे हैं।
वो एडिशनल वोट मोदी के नाम पर आ रहा है। दूसरी बात जो अभी हो रही थी कि बेरोजगारी की, बिल्कुल सही चिंता है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा 2024 में बन सकता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए भी एक्सपोर्ट घटने की पूरी आशंका है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जो विदेशी निवेश आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंटरेस्टेड सर्विस सेक्टर में है। तो रोजगार तो नहीं बढ़ने वाला 2024 से पहले। तो रोजगार तो एक मुद्दा, मतलब बेरोजगारी मुद्दा बन सकती है। लेकिन देखिए, कोई भी जो इशू है वो चुनावी मुद्दा तब बनता है, दो स्थितियां, दोनों एक साथ होना जरूरी है। एक, जो सत्तारूढ़ दल है उसकी क्षमता पर भरोसा उठ जाए कि ये कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा, जो सामने दिख रहा हो या जिसको मतदाता लाना चाहता हो, उस पर उससे उम्मीद बंध जाए कि हाँ ये आएंगे तो बदल देंगे। जब तक ये नहीं होता तब तक ये मुद्दा बड़ा रहते हुए भी, सबसे प्रभावी रहते हुए भी, सबके मन में रहते हुए भी, जिससे सबको परेशानी है, उसके बावजूद वोट में नहीं बदलता। तो मुद्दा होना और मुद्दा बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती होगी मोदी सरकार के लिए 2024 में। ट्रस्ट और मुझे लगता है ये महंगाई से भी ज्यादा बड़ी समस्या। ट्रस्ट फैक्टर और होप ट्रेड, ट्रस्ट फैक्टर और होप ट्रेड भी यहीं पे आता है। प्रदीप जी, मैं यहाँ पे जो बात कहने जा रहा हूँ संजय जी से और शिवकांत जी से, इससे जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ी आलोचना झेलने के लिए तैयार हूँ। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो शायद मेरी आलोचना भी करें। जो इसकी बात हो रही है कि कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, रोजगार को, बेरोजगारी को, मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ा सा एक गड़बड़ है। रोजगार के आंकड़ों का जो भी हमारे पास जो आंकड़े आते हैं, मतलब वो अलग प्राइवेट एजेंसी से भी आते हैं, कुछ पीएफ से हम लोग देख लेते हैं, रियल गेज नहीं होता उसमें नंबर। क्योंकि आप अपने आम जीवन में दाएं बाएं घूम के देखिए तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी नंबर में उनका शामिल ही नहीं होते वो, लेकिन वो काम कर रहे हैं, कुछ वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। डेफिनेटली उनकी कमाई कम हुई है, कोरोना काल में तो और भी कम हुई है, लेकिन वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। उनकी कंप्लेंट ये नहीं है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, उनकी कंप्लेंट ये है कि मेरी कमाई कम है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी दुखी हैं, क्योंकि उनका पास इतना पैसा नहीं कि वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी सके। और ये एकदम सच है कि पिछले कुछ समय में एक के शेप रिकवरी हमने देखी है सिस्टम में, कि वो उसमें किसी पॉलिटिशियन की गलती नहीं, वो हमने ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है कि वो के शेप रिकवरी आएगी। अब इसी सवाल को मैं संजय जी आपके सामने रख रहा हूं, जो हर्षवर्धन से शुरू हुई है और प्रदीप जी होते हुए आप लोगों तक आ रही है। अगर दोनों नैरेटिव्स को मैं पैरेलल रख लूं, ये डेफिनेटली बड़ा मुद्दा होगा कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ, हमारी हाउस होल्ड इनकम ये बढ़े, साथ ही साथ जो दूसरा है, क्या ये समाज हमारा, ये हमारा देश आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इश्यूज में जो उसके पर्सनल लाइफ को हिट कर रहे हैं, उसके बीच में एक द्वंद्व की स्थिति है, जिसमें वो घूम फिर के फिर वहीं चला जाता है जहां पे उसको अपनी आइडेंटिटी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। संजय जी अनम्यूट करिए सर। बार जिक्र हो रहा है कि क्या, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे हैंड पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, करिए सर करिए। मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या नहीं मुद्दा होगा, जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये बात इस पर निर्भर करेगा कि बेरोजगारी या प्राइस राइज, ये मुद्दे कब बन सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। विधानसभा के चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से, विधानसभा के चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव में बेरोजगारी और प्राइस राइज मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। ये बनने की स्थिति कब पैदा होगी? बनने की स्थिति तब पैदा होगी अगर बीजेपी कई राज्यों में चुनाव हार जाए। हारने की वजह कुछ और भी हो सकती है। अब जैसे हिमाचल में भी बीजेपी हारी है, उसमें प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट का भी रोल है, लेकिन कई और मुद्दे भी रहे। अगर बीजेपी कई राज्यों में चुनाव हार जाती है तो विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस इनको मुद्दा बनाने में सफल होगी। ये मुद्दा बनाए या ना बनाए, जनता के नजर में ये होने लगेगा कि भाई इन सब कारणों से ही ये महंगाई बहुत है, परसेप्शन का मामला, इन कारणों से ये दोनों मुद्दे बन सकते हैं 2024 में। आपने जिस बात का जिक्र किया कि क्या कुल मिलाकर के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही चलता रहेगा, पैरेलल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति
अब ये सोच रहा है कि नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से, चाहे वो धर्म की आइडेंटिटी हो, जाति की आइडेंटिटी हो, उसी के हिसाब से हमें वोट करना और मुद्दों को मुझे नहीं देखना है। अभी भी जो बीजेपी को 2019 के चुनाव या उसके बाद जो तमाम विधानसभा के चुनाव में इतना बढ़ चढ़ कर वोट मिला, बीजेपी ने कई राज्यों में बड़ी जीत हासिल की, चाहे वो यूपी का है, असम का चुनाव, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने दोबारा विधानसभा के चुनाव जीते। इसमें भले ही लोग कहें कि भाई ये हिंदुत्व का वोट है, लेकिन ये हिंदुत्व का वोट मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये आइडेंटिटी का वोट नहीं है, ये नेशनलिज्म का वोट है। राष्ट्रीय मुद्दे हावी हुए, आइडेंटिटी का मुद्दा नहीं हावी हुआ। ऐसा नहीं है कि लोग धार्मिक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी ने कास्ट आइडेंटिटी को ट्रम्प कर दिया। इस वजह से बीजेपी ने यूपी में जो रीजनल पार्टी है उसको ध्वस्त कर दिया और आसाम में कांग्रेस को ध्वस्त किया और ऐसे कई जगहों पर जीत हासिल की। तो मेरा तो यही मानना है कि ये मुद्दे, जो बेरोजगारी जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, ये मुद्दे तभी बनेंगे जब बीजेपी 2-3 चुनाव हार जाए। अगर बीजेपी चुनाव नहीं हारती और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है विधानसभा के चुनाव में, तो लाख कोशिश कर ले, कितना भी बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो, बेरोजगारी एक तरह से बड़ी समस्या दिखे 2024 में, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा, क्योंकि विपक्ष उसे बना नहीं पाएंगे और जनता को लगेगा कि चुनाव तो बीजेपी जीत रही है। इसी के लिए जनता के नजरिए में यह होगा कि यही पार्टी है जो देश का हित कर रही है। करेक्ट। शिवकांत जी, जिनको ये मुद्दा बनाना है, जिनके लिए ये होना चाहिए या जिनका काम होगा 23 में आगे, उनकी भी परिस्थिति पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, उसको मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये वहीं से ड्राइव हो रहा है। अब आज परिस्थिति देखिए कि जो अपोजिशन है इस समय, अब आजकल अपोजिशन माना जाता है बीजेपी वर्सेस ऑल, सब बात करते हैं, हालांकि मिले हुए नहीं, सब अलग अलग हो जाते हैं। ताज़ा घटनाक्रम देखिए आपकी, यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरे को चिट्ठी नहीं मिली, वो कह रहे हैं हमने भेज दी। अभी यही तय नहीं हो पा रहा पिछले 72 घंटे से कि चिट्ठी मिली कि नहीं मिली, शामिल नहीं होंगे। मना किया जा रहा है, जो जयंत चौधरी हैं वो नहीं आने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र से 3000 किलोमीटर होती हुई चली आई है, अपने अपने दलों के लोग छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देते हैं कि आप शामिल लो, खाना पूरी कर लो, बाकी कन्नी काट रहे हैं। तो क्या ये जो कांग्रेस पार्टी तैयार हो रही है या राहुल जी तैयार हो रहे हैं, ये इस नैरेटिव को खड़ा कर पाएंगे जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन वो नैरेटिव हो रहे हैं क्या? फिर अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए अपनी अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए एक मंच पे आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं फिर इसलिए उसको बीच में ला देता हूँ कि जब आपका इशू ही नहीं, आपका एक थ्रेड नहीं है, तो उस थ्रेड के न होने की वजह से आप बहुत छोटे स्वार्थों के चक्कर में अलग हैं, जो कि हो ही नहीं पा रहा आपसे। शिवकांत जी, नहीं, यही तो एक तरह से, मतलब आप टीना फैक्टर को ही एक तरह से अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मूलतः ये विकल्प नहीं है मतदाता के सामने। अगर वो जोड़े, जैसे अब बात चल रही थी कि आर्थिक हित जो हैं वो अगर वोट के साथ या विकल्प के साथ या राजनीति के साथ जुड़े, तो वो तो तब जुड़ते हैं जब कोई विकल्प दिखाई दे। अगर मैं बेरोजगार हूं, अगर मैं, मतलब मुझे लगता है मेरे पास पूरी कुशलता है और मुझे काम मिलना चाहिए और जैसा काम मुझे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो यदि मेरे सामने विकल्प है तो मैं एक को छोड़ के दूसरे को चुनूंगा। अगर नहीं है तो फिर मैं असमंजस की स्थिति में होऊंगा। लेकिन असमंजस की स्थिति में, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हताशा में भी कई बार लोग अंधेरे में जब इतने नाराज हो जाते हैं कि अब तो बस और नहीं चलेगा, तो आंख मूंद के वोट कर देते हैं। जैसे पंजाब में हुआ, जैसे इमरजेंसी के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, ऐसा भारत में कई जगह कई बार हो चुका है, जब लोगों ने ये सोच के वोट नहीं दिया कि जिस विकल्प के लिए मैं वोट कर रहा हूं उस विकल्प से मुझे उम्मीद है और वो विकल्प मुझे जो मैं चाहता हूं वो देगा, इसके बावजूद उन्होंने विकल्प चुना। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या वो स्थिति आई है? क्या बेरोजगारी को लेकर के जो वादे किए गए थे उससे लोग इतने हताश हो गए हैं, या महंगाई की जो मार है उससे इस वक्त लोग इतने हताश हो गए हैं जिसकी गूंज की विदेशों से भी लोगों को सुनाई देगी? ये जो है तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वोट देते समय आपकी मानसिकता इस हद तक हताशा के दौर में है या नहीं है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो,
वो मिलकर के क्या लोगों के सामने अपना एजेंडा, अपना स्वप्न रखती हैं और लोग उसको उस पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो क्या रखती है और लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें बाहर से 2-3 चीजें जो हैं वो दबाव डाल सकती हैं। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न, जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो एक बार फिर अगले साल और उससे अगले साल ज्वलंत हो सकता है, क्योंकि चीन जो कर रहा है, जो चीन ने शुरू किया है, चीन उसमें रुकने वाला नहीं है। चीन की नीयत जो है, चीन के तेवर और ज्यादा कड़े होते जाएंगे, और चीन का इतिहास ये बताता है कि चीन ने भारत को सीधे तौर पे कभी देखा नहीं। वो ये नहीं चाहता कि भारत जिसको वो नापसंद करता है उसके साथ जाकर खड़ा हो जाए। ये बात 60 में सही थी, यही बात 70 में सही थी, यही बात 80 में सही थी और यही बात आज सही है। तो चीन को ये कतई पसंद नहीं है कि अगर वो अमेरिका के साथ उसकी तनातनी है तो भारत अमेरिका के साथ जाए, और चीन जो है इसको लेकर के अपनी नाराजगी हर तरह से जाहिर करेगा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर क्या विपक्षी पार्टियां लोगों को सहमत कर पाती हैं, अपनी तरफ झुका पाती हैं, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इतनी बड़ी चुनौती शायद नहीं है। करेक्ट। हर्षवर्धन, 2023 में विपक्ष का स्वरूप क्या देखते हैं आप? और मैं इसको 2024 के प्रिल्यूड के तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। क्या स्वरूप देखेंगे आप? कैसे वो बातें तो बहुत हम लोग रोज सुनते रहते हैं, मैं 2-4 शोज भी कर चुका हूँ, लेकिन आपकी नज़र से क्या होगा? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि 2023 में जब विपक्ष हम कहते हैं ना, तो 2023 में विपक्ष को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जब मैं ध्यान से देखने को कह रहा हूं तो जितने राज्यों में चुनाव होना है उसको देखिए। उन राज्यों में पूर्वोत्तर का राज्य छोड़ दें और एक कर्नाटक, जहां जेडीएस भी एक प्लेयर है, तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा बनाम कांग्रेस है। इसके अलावा कुछ खेल नहीं है। इसका आप 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो ये कि कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, क्षेत्रीय दल उसका वोट खाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू यह होगा कि कांग्रेस विपक्षी दलों से तालमेल का कोई प्रयास करती हुई नहीं दिखना चाहेगी किसी भी कीमत पर, और उसका खामियाजा जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए करेंगे। और यहां पर चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीधा लाभ यह है कि उसको पता है कि यहां कोई और कांग्रेस का वोट खाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि सेकुलर वाला वोट, उसको कोई खाने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। अब इसी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट फैक्टर है जो 2023 में मैं देखना चाहूंगा, या कहें कि सबकी नजर होगी, सबके मन में यह आ रहा होगा कि क्या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी गई थी लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाई, बड़े मामूली, जैसे यूपी में सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई वैसे ही हुआ। क्या राजस्थान में? मध्य प्रदेश में बड़ी कोशिश की थी, क्या मध्य प्रदेश में? कर्नाटक में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को अपने साथ लेकर आए हैं, वो कुछ लोगों को और जोड़े, क्या वहां? तो क्या उन राज्यों में जहां कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई बड़ा प्लेयर है नहीं या रीजनल फोर्सेज नहीं है, वहां क्या आम आदमी पार्टी कूदेगी? तो मुझे तो 2023 में मोटा मोटा भाजपा बनाम कांग्रेस लग रहा है। उसमें जो एक्स फैक्टर हो सकता है या ट्विस्ट हो सकता है वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। ओके, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं एक सवाल आप लोगों से और जानना चाहता हूं। जैसे जो अभी बात हर्षवर्धन आप कह रहे हैं ना, तो इससे ये मुझे समझ में आ रहा है कि आधा आधा बढ़ गया है। 50% एक पार्टी लेके बैठी हुई है मोटे तौर पे, और बाकी 50 के लिए आपस में घमासान चल रहा है। क्योंकि जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी को हराएगा कौन, तो वो उसी वोट में सेंधमारी नहीं चाहते कांग्रेस करे, या अखिलेश ये कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही टाइप के हैं। तो यानी जो रेस्ट ऑफ द 50% की लड़ाई करना चाहते हैं सारे विपक्ष के लोग, वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ब्रेक के बाद इसमें बातचीत होगी। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में, और आज हम लोग 2023 की राजनीतिक कुंडली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अलग तरीके से देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल आउटलुक
2023 का क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी काफ़ी विषयों पे बातचीत हुई, एक विषय और रखता हूँ और उसी के साथ जोड़ देता हूँ सवाल। प्रदीप जी, आपसे शुरू करता हूँ। इसमें थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि अब हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन मैं एक अभी बजट वाला एक इशू भी लाना चाहता हूँ। जो भी बात हर्षवर्धन कहते, मैंने कहा कि जब विपक्ष की लड़ाई की समस्या आती है, जो लोग एकजुट होकर करना चाहते हैं, तो फिर वो आपस की लड़ाई है कि कौन किसका वोट शेयर खा लेगा। मुसलमानों को वोट शेयर कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, इसलिए समझौता ही नहीं हो पा रहा है। वो उनकी यात्रा तक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे इसमें एक चीज़ जो हम लोग शायद मिस करते हैं, उसको मैं जोड़ देता हूँ उसमें, कि एक फेस भी है बीजेपी के पास या सत्ताधारी दल के पास। मोदी जी हैं, उनके सामने कोई फेस बनने के लिए भी तैयार नहीं है। 4-5 दावेदार भी खड़े हैं और उसी एक छोटे से वोट शेयर में सबको हिस्सा चाहिए, बढ़ा के चाहिए। प्रदीप जी। नहीं, मुझे जो समझ में आता है वो ये कि कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है या पार्टी जिसके पास एक्स्ट्रा पॉलिटिकल कैपिटल हो। सभी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं खासतौर से, वो राष्ट्रीय दल से अगर वो गठबंधन करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो पूछते हैं कि हमारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे, आपके घर आएंगे तो क्या लेकर आए, क्या देकर जाएंगे हमको। तो ये जो है कि किसी के पास एक्स्ट्रा वोट है क्या ममता बनर्जी एमके स्टालिन को वोट दिलवा सकती हैं? क्या एमके स्टालिन तेजस्वी यादव को वोट दिला सकते हैं? मामला यहाँ है। देखिए, विपक्षी एकता जब भी कामयाब हुई है, 77 और 89 की बात करें, तो मल्टी स्टेट पार्टी जब तक साथ में नहीं होगी, उस समय जनता दल और बीजेपी थी, तो एक या एक से अधिक ऐसी पार्टियां जिनका कई प्रदेशों में प्रभाव हो, कम ज्यादा हो सकता है, ऐसी पार्टी जो है कांग्रेस के अलावा पूरे विपक्ष में कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो विपक्षी एकता से दूर है। वो उस भीड़ में शामिल नहीं करना चाहते अपने आप को। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर जो भी एकता होनी है वो पोस्ट पोल होगी। चुनाव के बाद गठबंधन बन सकते हैं, सरकार बनाने के लिए साथ आ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इसलिए साथ नहीं आएंगे। जो आपने अभी जिक्र किया अखिलेश यादव के सवाल का, अखिलेश यादव का कहना है कि भाई कांग्रेस का हम साथ उत्तर प्रदेश में देंगे तो कांग्रेस हमको क्या देगी और हमारा ही लेकर जाएगी, तो हम क्यों जो है पालकी ढोए राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में। ये सवाल सभी विपक्षी दलों के, खासतौर से क्षेत्रीय नेताओं के, जो क्षेत्रीय दल है, उनके मन में होता है। इसलिए समस्या होती है कि कोई अपना वोट एडिशनल लेकर नहीं आता है, तो फिर जो है एकता की बात अटक जाती है, फिर नेतृत्व की बात होने लगती है, फिर दूसरी तमाम बातें आ जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर अपने अपने राज्यों में मजबूती से लड़े तो पोस्ट पोल अलायंस की संभावना ज्यादा और बेहतर होगी। चुनाव से पहले का इस तरह का कोई गठबंधन कोशिश करे और फेल हो जाए, उसका असर ज्यादा खराब होगा। जी प्रदीप जी, इस सवाल को मैं थोड़ा ट्विस्ट करके रखता हूँ। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। मैं इस सवाल को रखता हूँ, सहमत नहीं हूँ, पर एक सवाल घुमा के रखता हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या कोई दल ये चाहता है कि भाई तुम मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो, यूपी में कांग्रेस पर 2-3% शायद वोट होगा और प्रैक्टिकली देखा तो 1 सीट है शायद उनके पास, 2 है लेकिन उसमें एक अपने, हालांकि दोनों अपने दम पे जीतते हैं, 0 सीट मान के चलिए आप विधानसभा में। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अखिलेश जी चाहते हैं कि कांग्रेस उनका वहां सपोर्ट करे, अखिलेश जी 100 वोट दिला सकते हैं छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस को? 100 वोट वो दिल्ली में दिला सकते हैं क्या कांग्रेस को? आप उससे तो ये उम्मीद करते हैं कि वो मुझे पूरी तरीके से जिता दे, आप उनको क्या दे सकते हैं? ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में क्या 10 वोट दिला सकती समाजवादी पार्टी को भी? ये एक बहुत ही मतलब राजनीति की विडंबना है संजय जी। मेरा सवाल आपसे संजय जी, ये एक बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पोस्ट पोल को लेकर आप चल रहे हैं तो मोदी जी की इस पॉलिटिकल कैपिटल जो विशाल काय खड़ी है, आप उसके सामने कुछ नहीं है, धूल है आप, क्योंकि आप आज नहीं तय कर पा रहे हैं अपने स्वार्थों के चलते। ममता बनर्जी कितनी वोट दिलाएंगी मुझे ये बताए कोई कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? 10 वोट दिला पाएंगी क्या? लेकिन मुझे आप सब कुछ दीजिए बंगाल में। संजय जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तो पार्टियों के जो रीजनल पार्टी हैं उनके नेताओं का अहम, और पार्टियों के का जो जनाधार है उसको पार्टी के लीडर बढ़ चढ़ कर आंकते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी बंगाल में बड़े पॉपुलर लीडर हैं, टीएमसी बड़ी पॉपुलर पार्टी है, लेकिन जैसे ही बंगाल की बाउंड्री से बाहर होते हैं तो जैसे कहते हैं गेंद बाउंड्री के बाहर, उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो जैसे ही आप अपनी बाउंड्री के बाहर आते हैं, अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं,
आपका कोई वजूद नहीं रहता है। भले ही आप अपने आप को राष्ट्रीय नेता मान लें, और जो आप हम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे कई नेताओं का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। लगभग सारे नेता रीजनल पार्टी के बड़े नेता हैं, अपने राज्य में बड़े हैं। इस वजह से जो अलायंस होने की जो दिक्कत रहती है कि आप सारी सीटें हमें दे दीजिए क्योंकि आपका यहां कोई जनाधार नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य में मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। तो ये जो अहम है, या अपनी पार्टी को बढ़ चढ़ कर आंकना, शायद कभी कभी अननोइंगली और कभी कभी जानबूझकर, ये सारी अड़चनें होंगी 2024 के चुनाव के पहले। अगर हम कोई विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीरज जी, हम और आप बात करते रहेंगे 2024 तक, लेकिन जिस विपक्षी एकता की बात होगी वो शायद हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कुछ बहुत सारी चीज़ें राजनीति में ऐसी होती रहती हैं जो हम लोगों को होने के बाद पता चलती है। शिवकांत जी, मैं थोड़ा बजट पे आना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। क्या ये जो बजट है अभी आने वाला है, ये फुल बजट होगा? इसके बाद वो शायद अंतरिम होगा अगला वाला, लेकिन हालांकि आजकल फ़र्क नहीं पड़ता, अनाउंसमेंट तो हो ही जाते हैं। लेकिन इस बजट में क्या आपको लगता है कुछ ऐसी जनमुखी योजनाएं, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जा सकते हैं जो 24 को ध्यान में रख के? भाई, सबसे बड़ी मुझे लगता है इस वक्त चुनौती सरकार के सामने है, वो असंगठित क्षेत्र और कारोबारी क्षेत्र। इन दोनों, अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जिनके पास रोजगार है या जिनके पास आमदनी का स्रोत है, उनको लगता है कि उन्हें पर्याप्त, जितना उनको चाहिए उतनी आमदनी उनकी नहीं हो रही, या जो काम वो कर रहे हैं उससे जितना आय उनको होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। वो किस लिए? और वो बगल में देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे अच्छा एक उदाहरण किसान है। एक तो किसान संगठित क्षेत्र है और एक खेतीहर किसान है। संगठित क्षेत्र का किसान हर 6 महीने बाद आकर के हड़ताल करता है और अपने दाम बढ़वा करके और मौज मस्ती से चला जाता है। लेकिन असल में उसके खेत में काम करने वाला जो खेतीहर है, जो असंगठित है, वो किसान, उसका जो दिन भर की दिहाड़ी है वो 350 रुपए चली आ रही है, पता नहीं कितने साल से चली आ रही है। 350 रुपए 1 घंटे से कम के समय में यहाँ आपको पश्चिम में मिल जाते हैं खेतीहर मजदूर को। तो उसका भी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? इसी तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो 8,000 रुपए, 10,000 रुपए की जो है सैलरी पे काम करते हैं। अब कुछ ठेकेदारी के ऐसे धंधे शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे सरकार चाह रही है कि निजीकरण हो, तो निजीकरण जब हो रहा है तो उस निजीकरण को पूरी तरह से नहीं किया। जैसे रेलवे में अभी खबर थी कि रेलवे में कुछ चीजें जो हैं वो निजी कर दी गई, तो उनके जो ठेकेदार हैं वो अपने जो कामगार हैं उनको 16,000 रुपए लिखवाते हैं, 8,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं। तो उनके लिए क्या इस बजट में कोई प्रावधान होगा? क्योंकि वो, इन लोगों की संख्या थोड़ी नहीं है, हम बात कर रहे हैं कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों की। तो इतने लोगों की लगातार हर सरकार अवहेलना करती आ रही है। क्या इस बजट में इन लोगों के लिए कुछ होगा? कारोबार के लिए क्या कुछ होगा? और दूसरी बात तो ये है कि अब अगर आपको भारत में कुछ बनाना है तो जितना आपने किया है उससे ज्यादा कुछ करना होगा। केवल मतलब बातों नहीं, जितना पुरानी सरकारें या कांग्रेस की सरकारें कर रही थी उदारीकरण के मामले में और कानून आसान करने के मामले में, थोड़ा बहुत आपने काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है। एक तो ये कि आत्मनिर्भर भारत आप बात तो करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कारोबारी एक वातावरण तैयार होना है, उसके लिए आपने क्या कुछ किया है और कितना करेंगे? बहुत कुछ करने की जरूरत है। और असंगठित क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे? हर्षवर्धन, संगठित क्षेत्र की चर्चा सामने आ रही है और ये बिल्कुल सही है कि वो बहुत बड़ा है, और एसएमई सेक्टर खास तौर पे जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया भी गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ है और बहुत संभावनाएं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लगभग 32 लाख करोड़ की गुंजाइश अभी और बन रही है, और छोटे छोटे जो कारोबारी व्यापारी हैं उनको उसकी ज़रूरत है। खैर, वो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, हम लोग बिग पिक्चर बात करते हैं। आपको लगता है कि इस बजट में सरकार कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर सकती, कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, लोगों को, आम लोगों को जो अपने टैक्स से बहुत सारे खर्चे चला रहे हैं उनको राहत मिले? या फिर मोदी जी कड़े फैसले भी ले लेते हो, जनता उनको मान भी लेती है? देखिए, ये भी इसी
2014 से अब तक हमने देखा है इतने टफ फैसलों के भी साथ सरकार के साथ लोग खड़े रहते हैं। तो ये उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता अभी भी। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बजट में कोई बहुत बड़ी ऐसी घोषणा होने वाली है, ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। और नरेंद्र मोदी सरकार के 2015 से लेकर अभी हाल तक के बजट को अगर हम देखें, बीच में जो चाइनीज वायरस का काल रहा उसको छोड़ दें तो कंटिन्यूएशन में बजट है, बड़ा क्लियर कट है। दो बड़े अच्छे सेगमेंट उन्होंने पकड़े हुए हैं, और एक सेगमेंट है जो रूरल इंफ्रा का है, जिसमें किसान भी आता है, खेत भी आता है, सड़क आती है, उसको बीज देना है, खाद देना है। अब जैसे खाद पे जितनी सब्सिडी भारत में इस वक्त मिल रही है, इतनी आजाद भारत में कभी किसी सरकार ने नहीं दी है। मतलब ये अप्रत्याशित है, इसके आंकड़े पता नहीं क्यों मोदी सरकार भी कम देती है, भाजपा वाले भी कम बताते हैं उसको। दूसरा एक सेगमेंट है जिसको हम बहुत क्लियर कट देखते हैं और बोलते हैं कि भाई पुअर सेक्शन, मार्जिनल सेक्शन, और जिसके लिए वो कंटिन्यूएशन में काम करते आ रहे हैं। जैसे इस बजट में भी वो बताएंगे वो क्या करते हैं। ये पहली बार ये सरकार है कि वो बजट शुरू करने से पहले बताती है कि हमने क्या क्या किया। तो वो बताएंगे कि हमने इतना घर दे दिया, हमने इतने लोगों को शौचालय दे दिया, इतने लोगों के घर में बिजली पहुंचा दी। और अब उसमें नई चीज क्या जुड़ी है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी देखिए 2023 तक जो राशन देने वाली बात है वो फिर से पूरा कर दिया है, और मैं तो उसको बहुत उपयोगी नहीं मानता हूं लोगों के लिहाज से, लेकिन वो पॉलिटिकल लिहाज से उपयोगी है। क्योंकि उसमें भले ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं, वो दुकान पे जाके बेच ले रहे हैं, सस्ता लेके महंगा बेच ले रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा हम देखेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। लेकिन एक बड़ी चीज है जो आपने कही कि मिडिल क्लास के लिए क्या करेंगे। अब इनकम टैक्स वाला तो देखिए वो छोड़ चुके हैं, उनका एक कहना है भैया इस दौर में इनकम टैक्स आप दे रहे हैं तो आपके लिए हम ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट जारी कराएंगे, हम बोलेंगे आपको भाषण वाषण में, बाकी इसके अलावा उम्मीद आप मत रखिए। लेकिन कमाल की बात यह है, जिस सिनेरियो को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हम लोग हैं कि भाई मंदी यूरोप में आई तो नया बाजार खोजो, अमेरिका में आई तो नया बाजार खोजो। हालांकि अमेरिका बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है, हम लोग दुनिया भर की मंदी की चर्चा करते हैं, लेकिन अमेरिका ने अप्रत्याशित तौर पर रिकवरी की है। वहां एम्प्लॉयमेंट डेटा बेहतर हुआ है, वहां जो दूसरे कारोबारी डेटा है वो बेहतर है। लेकिन जब दुनिया भर में महंगाई और बेरोजगारी होगी तो यही नरेंद्र मोदी और यही उनका मिडिल क्लास जो कुछ नहीं पाता है, जिसको टैक्स देना पड़ता है, वही आंकड़े लेकर खड़ा होगा। कंपैरेटिव स्टडी जिसमें कहते हैं ना भैया दूसरे का दुख भी है, हमारा कम है, तो सुख से ज्यादा हमारा दुख कम है, इसको भारतीय जनता पार्टी आर्थिक मोर्चे पर करेगी। और मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अवसर भी है कि चाइना पूरी तरह से सप्लाई चेन के तौर पर कोलैप्स होगा, उसको कैसे 2023 में ठीक करेंगे, उसकी बजट में कुछ और ऐलान होंगे, कुछ पीएलआई और जोड़ देंगे, कुछ सेक्टर और जोड़ देंगे। मुझे यही होता हुआ दिख रहा है। नहीं, ये तो ठीक है, अब ये बात आपने सही कही कि हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप बहुत सम्मानित करदाता हैं, और वो मिलता ही है। खैर आगे देखें क्या मिलता है, उम्मीद तो दुनिया कायम रहती है। लेकिन एक बात, चूंकि समय कम है तो 2-2.5 घंटे की डिबेट हो सकती है। जो बात अभी हर्षवर्धन ने कही ना सर, ये आंकड़ों पे है। प्रदीप से बहुत छोटा सा आपसे ये, क्योंकि समय एकदम कम हो रहा। आप नंबर्स, हम लोग चूंकि रोज नंबर से दिन भर 2-4 होते हैं, आप गांव के छोटे इलाकों में जाइए तो घर के बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उनको, राशन के, टॉयलेट्स के, वजीफे के, वो मैसिव है सर, मैसिव, बहुत बड़ा नंबर है वो। उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। हम तो चूंकि पॉलिटिकल नहीं है हमारा, तो बिजनेस चैनल है, इसलिए हमारे पास सारे नंबर हंडी रहते हैं, हम कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो शायद कमज़ोर नस होगी। वो नंबर्स अपने आप में बोलते हैं, शायद ये कॉन्फिडेंस है उनका कि नहीं नहीं, अगर आप हमारे खिलाफ बात करें तो ये आपको मैं नंबर दिखा सकता हूँ। नल से जल का आंकड़ा आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में इतना बड़ा नंबर कैसे अचीव हो सकता है। लेकिन करके दिखाया उन्होंने। ये भी एक बहुत बड़ी इस सरकार की बात है कि एग्जीक्यूशन में इनका कोई तोड़ नहीं है, जो सोचते हैं वो करके दिखा देते हैं। हालांकि बहुत सारी योजनाओं को नहीं भी करा है उन्होंने, शायद उन्होंने खुद नहीं चाहा होगा। प्रदीप जी, ये लास्ट क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, कि एक बिग नैरेटिव जो मोदी सरकार की है कि वो बना के रखते हैं, और जब आप उनसे, जैसे यूपी में बहुत चला था कि बेनिफिशियरी क्लास खड़ा कर दिया उन्होंने सारे पैरामीटर, सारे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ग्राउंड पे तो काम हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो बजट, मुझे लगता है अगर आप पिछले बजट को भी देखें, पिछले चुनाव से पहले का, तो कहने को वोट ऑन अकाउंट था, वो एक तरह से फुल फ्लेज बजट था जो 2019 में आया।
और उसी में ज्यादातर घोषणा मिडिल क्लास के लिए जो 2 हाउसेस का किया, और दो जो है इनकम टैक्स की 2 योजनाएं कर दी, उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को जो छूट दी, उससे पहले किसान सम्मान निधि। तो मुझे लगता है इस बजट की बजाय, देखिए इस सरकार ने बड़ी चतुराई से जो है बजट की तारीख बदल दी है। उससे हुआ क्या है, 1 फरवरी को बजट आने से आप चुनाव आयोग की जो आचार संहिता का दायरा है उससे बच जाते हैं। उससे पहले आप जो है जो घोषणाएं कर रहे हैं वो आपको चुनावी लाभ देती है। और नरेंद्र मोदी की 2014 की संसद की पहली स्पीच अगर आप याद करें तो उन्होंने कहा था कि हम 4.5 साल काम करेंगे और 6 साल राजनीति करेंगे। तो वो आखिरी बजट में ही जो उनको करना होगा करेंगे। दूसरा ये जो योजनाएं हैं उनकी, वो चाहे अभी हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे ये राशन का कि लोग मुफ्त में लेकर महंगे में बेच रहे हैं, सही बात है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो बेचकर अपने दूसरे खर्चे चला रहे हैं। उसकी वजह से महंगाई की जो धार है वो कुंद हो रही है। उतना असर महंगाई का नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। मिडिल क्लास के सामने बीजेपी को छोड़कर जाने का कोई रास्ता दिखता नहीं है। वो जो संजय जी ने शुरू में बात कही कि ये वोट नेशनलिज्म का है, तो मिडिल क्लास नेशनलिज्म से उसने शादी करनी है, तो उससे बंधा हुआ है नेशनलिज्म से। जी बिल्कुल सर, समय एकदम समाप्त हो रहा है। नेशनलिज्म से बंधा हुआ है और 2023 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज तो हमने चूंकि एक मोटे तौर पे समझने की कोशिश की 2023 पॉलिटिकली कैसा रहेगा। मेरे ख्याल में शायद ऐसा शो कोई नहीं करता होगा कि आउटलुक 23 पॉलिटिक्स में हम लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों को जुड़ने के लिए, और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में हम लोग फिर और ऐसे ही मुद्दों पे चर्चा करेंगे।